नमस्कार, सभी का स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस में हम चैप्टर वाइज जो बड़े प्रश्न हैं वो देखेंगे जो परीक्षा में छपने वाले हैं। छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन कुछ बड़े प्रश्न मैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे करवाने वाला हूँ। हर टॉपिक में से जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि जैसे हम किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये पहला प्रश्न आया है कि हमारा यहां पे आप देखेंगे कि द्विध्रुवीयता किसे कहते हैं। तो द्विध्रुवीयता वैसे तो हम सब समझते हैं कि भाई विश्व में दो ध्रुव थे, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका। लेकिन इसके साथ साथ इस व्यवस्था में और क्या था, तो आप देखेंगे कि प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी थी। इसके अलावा एक गुट निरपेक्षता का भी उल्लेख आता है उस समय, उसी दौरान गुट निरपेक्षता जो संघ था वो क्यों बना था। साथ ही साथ फिर शीत युद्ध क्या था और इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था। तो इस प्रकार पॉइंट वाइज अगर आप परीक्षा में लिखते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर क्या, बल्कि आप एकदम टीचर आप प्रभावित हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्नों में भी इसका ऐसा फर्क पड़ेगा आपका। तो ऐसे हम तैयार करने वाले हैं, हर प्रश्न को हम इसी तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब ध्यान रखना क्लास रेगुलर आएगी, रोज ये क्लास आपको मिलेगी फिक्स टाइम पे, इसी टाइम पे, और साथ ही साथ इसी प्रकार के हर टॉपिक से हम प्रश्न करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लाइव क्लास में करेंगे। तो प्रश्न पहला हमारा यह है कि द्विध्रुवीयता किसे कहते हैं। सीधा सीधा समझना है, ध्यान रखना नहीं है कि उस समय हमें पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व में दो ध्रुव बन गए थे। एक तरफ जो है मान लीजिए ये पूरा विश्व है ना, तो एक तरफ तो ये रूस था और दूसरी तरफ यहाँ पे अमेरिका था। अब अमेरिका क्या करता था कि ये पूंजीवाद का सपोर्टर था, है ना, ये पूंजीवाद का सपोर्टर था। यहाँ पर जो सोवियत संघ था ये समाजवाद या साम्यवाद हम कह सकते हैं, ये साम्यवाद का जो है वो सपोर्टर था। तो अब यहाँ पे क्या होता था कि साम्यवाद का जो सपोर्टर था, तो इनका उद्देश्य था कि भाई जनता जो है ना, आम जनता, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए। जबकि पूंजीवाद में निजी उद्योगपतियों को जो है वो विशेष फायदा होता था। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था यहाँ पे थी, तो कुछ इसकी विशेषताएं थी, कुछ इसकी विशेषताएं थी। इस तरीके से विश्व दो गुटों में बट गया था। और अब तो इनके बीच में फिर जो है वो हथियारों की होड़, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती थी। तो इसी को ध्यान में रख के लिखना है कि द्विध्रुवीयता एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें विश्व दो महाशक्तियों के नेतृत्व में दो गुटों में बटा रहता है। और इस व्यवस्था में और क्या क्या चीजें थी, आप पॉइंट वाइज लिखना, क्योंकि जितना मैं जो बता रहा हूं ना शानदार तरीके से अगर आप लिखते हो तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे आपके। आपको लिखना है प्रमुख शक्तियां, आप चाहो तो इसे अंडरलाइन कर देना किसी दूसरी पेन से, ब्लैक पेन से वगैरह से, और आप चाहो तो किसी अन्य कलर से भी इसे लिख सकते हैं। परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में भी आपको ऐसे लिखना है। आप लिखेंगे अमेरिका, आपको ऐसे ब्लॉक में लिख देना है पश्चिमी ब्लॉक, आप देख रहे हो ना ये पश्चिम में विश्व के, और सोवियत संघ आप देख रहे हो पूर्वी ब्लॉक। बिल्कुल हर बच्चे से अलग लिखना है आपको, बाकी बच्चों से जितना अलग लिखोगे उतना आपको अलग जो है वो मार्क्स मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट, गुट निरपेक्षता का भी आपने उल्लेख कर दिया। मतलब यह है द्विध्रुवीयता में आपने सब कुछ बता दिया, उस समय क्या क्या था पूरा परिदृश्य टीचर के सामने आपने उपस्थित कर दिया। अन्य देशों को इन दोनों में से किसी एक गुट का साथ देना पड़ता था, तो ऐसे लिए जो अन्य राष्ट्र थे ना, उन्होंने क्या किया कि भाई हम तो हमारा अलग एक गुट बना लेते, हम किसी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि वो किसी न किसी में उनका रुझान तो रहता था, बट फिर भी एक ये गुट इन्होंने बना लिया था। शीत युद्ध, इसी द्विध्रुवीयता के कारण शीत युद्ध उत्पन्न हुआ था। दोनों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा लगातार चल रही थी। और प्रभाव क्षेत्र क्या था कि किसका प्रभाव कितना किस तरफ था, हर देश एक निश्चित गुट से जुड़ा होता था। ठीक है, तो ये आपने देख लिया इसका कि इसको आपने यहां पे देख लिया कि भाई जो है वो कौन कौन से राष्ट्र और किधर थे। दूसरा प्रश्न देखिए कि सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण लिखिए। अब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, हम सबको पता है 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। तो इसके कारण क्या थे, क्योंकि कोई एक कारण तो हो नहीं सकता, बहुत सारे कारण थे। तो हमने इसे अलग अलग जो है ग्रुप के हिसाब से बांटा है। अगर हम देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण, तो ए में आपको लिखना है आर्थिक कारण,
भाई आर्थिक कारण कौन कौन से थे? तो आर्थिक कारण में यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड जो कारण है वो आर्थिक कारण में जाएंगे। जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था की असफलता, वहां पे पूरी जो व्यवस्था थी ना, उत्पादन के साधन हो, सरकार के जितने सारे जो दफ्तर थे, और हर चीज पर वहां पे सरकार का एक नियंत्रण होता था, विशेष करके कम्युनिस्ट पार्टी का। तो अब इससे क्या हुआ, उसे असफलता, उत्पादन में कमी हो गई, सैन्य खर्च का अत्यधिक भार बढ़ गया, तकनीकी पिछड़ापन जो है वो रूस जो है वो अमेरिका के तुलना में धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। तो ये सारे आर्थिक कारण होंगे। दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान देना है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या क्या था? आपने देखा 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव जब यहाँ के प्रमुख बने थे तो उन्होंने कुछ सुधार की नीतियां अपनाई थी। जैसे ग्लासनोस्ट यानी खुलापन की नीति अपनाई, पेरेस्ट्राइका पुनर्निर्माण की नीति अपनाई। इसके अलावा फिर लोकतंत्र की मांग अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हुआ, तो उससे जो बाकी इसके जो जुड़े हुए साथी थे वो धीरे धीरे अलग होते गए। तो ये आप राजनीतिक कारण में लिखोगे। फिर उसके बाद आपको लिखना है सोवियत संघ के विघटन के सामाजिक कारण में, अगर पूछ लिखना है आपको, फिर है ना, ऐसे लिखना, पहले आर्थिक लिखोगे, फिर राजनीतिक लिखोगे, फिर आप सामाजिक कारण लिखोगे। सामाजिक कारण क्या कहते हैं? आम जनता में असंतोष का भाव बढ़ने लगा, सूचना की स्वतंत्रता की मांग उठने लगी, क्योंकि वहां पे सेंसरशिप थी, सरकार का नियंत्रण था, तो लोग आपस में बोल नहीं सकते थे, तो फिर वो कार्टूनों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते थे। मानवाधिकारों की मांग भी अब उठने लगी थी, तो ये सामाजिक कारण में आप लिखोगे। इसके अलावा फिर आप यहाँ पे लिखोगे अंत में अंतरराष्ट्रीय कारण लिखोगे। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य कैसे बदल रहा था? तो अफगानिस्तान युद्ध की असफलता, आपको याद होगा 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा भार बढ़ गया था। फिर आप लिखोगे पूर्वी यूरोप में परिवर्तन हो रहे थे, और फिर आप लिखोगे पश्चिम का दबाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो ये हो गए सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ ही साथ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ सके। अब देखो, एक नेक्स्ट हमने एक और प्रश्न बनाया है कि नई विश्व व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। अब जब विघटन हो गया सोवियत संघ का 1991 में, तो विश्व में एक नई व्यवस्था का उदय हुआ। वो नई व्यवस्था क्या थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। प्रश्न को समझना है, प्रश्न को समझ के ओवरऑल एक आइडिया अपने दिमाग में क्रिएट करना है, और फिर आपको लिखना है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। देखो, अब शीत युद्ध के बाद बनी नई विश्व व्यवस्था की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। सबसे पहला तो आपको लिखना है कि अमेरिका की अगुवाई, मतलब विश्व दो ध्रुवीय से एक ध्रुवीय हो गया। आप लिखेंगे एकमात्र अति महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उदय हुआ। मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपको बता सकूं। इसमें से जितना आपको याद रहता है उतना लिख देना, और ये नोट्स आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप कॉपी करके ले लेना। आप देख सकते हो, नंबर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना, नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। एजुकेशन राइज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और आप यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब क्या करना है कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उदय हुआ, साथ ही साथ नाटो का विस्तार किया गया। 1949 में अमेरिका ने एक सैन्य संगठन बनाया था, उसको धीरे धीरे विस्तार करता गया। यूएन में प्रभावी भूमिका। अब देखो फिर क्या हुआ था, हालांकि अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा तो था, पर अब ऐसी स्थिति बन गई थी कि विश्व में बहुध्रुवीय था, या यूं कह सकते हैं बहुत सारे और शक्ति केंद्र जो है वो धीरे धीरे उभरने लगे थे। तो बहुध्रुवीयता, चीन की आर्थिक शक्ति, 1978 में चीन ने जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी उससे चीन का अत्यधिक विकास हुआ था, और चीन भी एक आर्थिक शक्ति के रूप में अब उभर रहा था विश्व स्तर पर। जर्मनी का एकीकरण हो चुका था, जापान की तकनीकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी, और भारत भी अब उभार की तरफ था, क्योंकि भारत ने भी 1991 में उदारवाद अपना लिया था, और अपनी अर्थव्यवस्था में उदारवाद अपनाने के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा था। आर्थिक वैश्वीकरण, इसमें WTO का गठन हो गया था 1995 में, नाफ्टा का निर्माण हुआ था, बाजार अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, और नई सुरक्षा चुनौतियां, अब भी कुछ सुरक्षा चुनौतियां भी आई थी, जैसे आतंकवाद, मानवाधिकार उल्लंघन, पर्यावरण की समस्याएं जो आज भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं नई विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब चौथा प्रश्न देखो कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ।
अब आपने, वैसे तो सबको पता है कि शीत युद्ध 1991 में समाप्त हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी कम से कम शब्दों में आपको देनी है, पॉइंट वाइज देनी है। तो आप लिखोगे कि शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ। इसमें आप तारीख लिख सकते हो 26 दिसंबर 1991 सोवियत संघ का आधिकारिक विघटन हो गया, 26 दिसंबर 1991। बर्लिन की दीवार का गिरना, अब ये शीत युद्ध से समाप्त हुआ था, इससे पहले यानी इसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या चीजें हुई थी। तो जो बर्लिन की जो दीवार थी 9 नवंबर 1989 को गिरा दी थी। इसी दिन से मान लिया था कि अब शीत युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा, या सोवियत संघ का विघटन तय माना गया था। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 3 अक्टूबर 1990 को, जर्मनी का एकीकरण। अब ये घटनाक्रम यहां से शुरू होता है, आप क्रम से लिखेंगे। 9 नवंबर 1989 को दीवार गिराई गई, 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, तो ये भारी भूल थी, तो ये भी इसके विघटन का एक कारण बना था और शीत युद्ध की समाप्ति का कारण बना था। ये 44 सालों तक चलने वाली एक अवधि का अंत था, शीत युद्ध का अंत। अब देखो नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। मतलब मैंने कोशिश की है कि जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी कंडीशन हमने यहाँ पे बना दिया, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि जैसे बर्लिन की दीवार कब गिरी थी ये तो सब पता है, आप एक लाइन में या एक शब्द में लिख दोगे 1989 जैसे आपने मान लो लिख दिया। लेकिन इससे रिलेटेड जो दूसरे प्रश्न बन सकते हैं वो इस तरीके से है कि बर्लिन की दीवार के गिरने का महत्व क्या था, ये बता दिया महत्व आपने कि द्विध्रुवीयता के अंत का प्रतीक था ये। दूसरा प्रश्न बन सकता है बर्लिन की दीवार के गिरने का प्रभाव क्या पड़ा, तो जर्मनी का एकीकरण का आधार बना, क्योंकि जर्मनी का 1990 में एकीकरण हुआ कि नहीं हुआ। प्रश्न यह आ सकता है बर्लिन की दीवार गिरना जो है वो किस बात का प्रतीक था, तो लोकतंत्र की जीत और साम्यवाद की हार का प्रतीक था। प्रश्न बन सकता है बर्लिन की दीवार का गिरने का परिणाम क्या हुआ, तो बर्लिन की दीवार के गिरने से पूर्वी यूरोप में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से बढ़े। तो आप एक एक पॉइंट से भी प्रश्न बन सकते हैं। इस तरीके से आप रेडी करिए, शानदार तरीके से तैयारी करिए, आगे बढ़िए और जो है वो पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करिए। अब देखो यहाँ पे कुछ बड़े प्रश्न भी हैं, मतलब वो जो हमने अभी छोटे छोटे प्रश्न किए ना उसी को विस्तारित रूप से हमने यहाँ पे लिखा है। इसकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न देखो, नई विश्व व्यवस्था की विशेषताओं को आपको विस्तार से भी लिखना है, तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से मैं हर टॉपिक आपको कवर करवाने जा रहा हूँ। एग्जाम से पहले एक बार पूरा रिवीजन हो जाए आपका, इस तरीके से हम देखने वाले हैं। और शाम को 8 बजे एवरीडे हमारी लाइव क्लास होती है। साथ ही साथ हम पॉलिटिकल के अलावा हिंदी भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, ये सारे सब्जेक्ट हम आपको इंग्लिश ये पढ़ाने वाले हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।